ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। आज का दिन आपके लिए मंगलमय रहे। माय बेस्ट विशेस फॉर टुडे। फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 8। F5 हम कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का चैप्टर है, सब्जेक्ट है, एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8, रेलेवेंट कॉस्टिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिकॉज व्हेन आई से चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, उन सबका क्रक्स चैप्टर नंबर 8 में यूज होने वाला है। बिकॉज वी हैव टू टेक अ डिसीजन, and in regard to decision there are so many factors to be taken into account. We have just completed in the last lecture. मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन को डिस्कस किया। लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, टोटल हमें 4 डिसीजंस यहाँ पे करनी है। 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टोटल 6 डिसीजन आर देयर, जो जनरली एग्जामिनेशन किट में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में मेरे से पूछी जाती है। तो मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू बेटे आपको नई नई बातें बताऊंगा, नई नई कंसेप्ट सीखेंगे। और आज का ये जो लेक्चर है ना, आज का जो डिसीजन है बेटे, मेरे दिल को छूता है, दिल को छूता है। क्योंकि मैं लाइफ में इस ऐसे डिसीजन मैंने कितनी बार लिए है और हम सब लेंगे। तो बेटे आज के इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊंगा, आप मुझे होने देना, मत रोकना मुझको। आप बस रजिस्टर ओपन कर लें आज के लेक्चर में, कैप्लन बाहर निकाल लें, रजिस्टर और कैलकुलेटर रख लें और चुपचाप आज के लेक्चर को सुनेंगे। ग्रेट गुड मॉर्निंग मैंने लिखा, लेक्चर नंबर 8 मैंने लिखा, रेलेवेंट कॉस्टिंग लिखा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लिखा, F5 लिखा, relevant costing. I will be talking only relevant talks today, जो आपके मतलब की होंगी। मैं आलतू फालतू बातें नहीं करूंगा बेटे, इररेलेवेंट बातें नहीं करने वाला। आपसे मैं रेलेवेंट बातें ही करूंगा जो आपकी लाइफ में आपको आगे हेल्पफुल रहने वाली हैं। दैट इज नेम्ड एज रेलेवेंट कॉस्टिंग। चलिए जी, चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 8, ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 8, रेलेवेंट कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कहते हैं जब हम कमर सीधी करके बैठ के पढ़ते हैं, जैसे मैं खड़े होकर पढ़ाता हूं, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी दिखती है, मैं ज़्यादा एनर्जी फ्लो कर पाता हूं आप में। तो प्लीज़ आप सब अपने बैठने का पोस्चर देख लें, मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर दें, मेरी बात को ध्यान से आप सुने। बिकॉज आज जो डिसीजन स्टार्ट करेंगे आज ही कंप्लीट हो जाएगी। मेक वर्सेस बाय में मैंने लेक्चर 5 भी लिया, आई हैव टेकन लेक्चर 6, लेक्चर 7, बिकॉज कुछ ज़्यादा बताना था। आज के डिसीजन इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा बताना नहीं है, आप आज कर सकते हैं, तो आज ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैं आज अपने विचार अगर आपके सामने रखूं तो बेटा मैं कहूँगा पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग, जो चलते रहते हैं। इंटेलिजेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्ड वर्क करना इंपॉर्टेंट है, लगातार करते रहना इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज को रेगुलरिटी में कर रहे हैं या नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, इंटेलिजेंट है तो अच्छी बात है। तो बेटे मैंने एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी, पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग, जो चलते रहते हैं जगह उन्हीं को मिलती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आइए सर, मैं अपनी कहानी को शुरू कर रहा हूं। मेरी डिसीजन नंबर 4 आज से स्टार्ट होगी, बिकॉज वी हैव डिस्कस मेक वर्सेस बाइंग इन द लास्ट डिसीजन, इन द लास्ट लेक्चर। तो बेटे आज के इस लेक्चर का डिसीजन का नाम है शट डाउन और कंटिन्यू। बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं कि आप कोई काम को करें या बंद कर दें। एंड स्पेसिफिकली इफ आई सी कोविड सिनेरियो, specifically if I see after Russia versus Ukraine scenario, specifically if I see USA economy downfall scenario, आप देख रहे हैं ये सब कुछ हो चुका है पिछले 3, 4, 5, 10 सालों में। कोविड सिनेरियो के बाद तो इतने सारे कंपनीज ऑफ हो गई, बंद हो गई, शट डाउन कर दिया, क्लोज कर दिया, बिकॉज वो रोजमर्रा के एक्सपेंसेस भी मीट नहीं कर पा रही थी कंपनीज। बेटे बड़े बड़े एम्पायर से कोविड से पहले बंद कर दिए। And as a ACCA come finance manager, ACCA come management accountant, ACCA come CFO, you have to decide that whether those businesses should be shut down or whether those businesses should be continued. क्या उनको हम shut down कर दें या क्या हम उनको continue रखें, हम क्या करें? भूपेश आनंद बताएगा आपको कि क्या उनको हमें चलाते रहना चाहिए। बेटे मैं अपनी केस स्टडी करके बताऊंगा। मैं
प्रैक्टिकली फेस टू फेस के लेक्चर्स लेता था, आपने मेरे इंट्रो वीडियो में देखा होगा, ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठते थे। बट मुझे एक दिन ऐसा लगा कि फेस टू फेस के जो स्टूडेंट्स हैं, एट दैट टाइम आई वाज टीचिंग सीएम में स्टूडेंट, इंडियन सीएम में, मुझे ऐसा लगा कि यार मार्केट ना धीरे धीरे कम होती जा रही है इंडियन कोर्सेज की। So whether I should continue with that Indian courses or whether I should switch to ACCA, whether I should switch to CMA USA, whether I should go for CFA USA, whether I should go for CPA USA, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उसी में लगा रहा हूँ या ये नए नए कोर्सेज शुरू कर दूँ? क्या इसको शट डाउन करूँ, इंडियन CA को, इंडियन CS को, इंडियन CMA को, or whether I should continue with that? So I have taken a decision that I will shut down it. अच्छा, जब मैं क्लास लेता था तो सपोज करते हैं कि मेरे पास एक हॉल था और उसका मैं रेंट पे करता था। जब मैंने शट डाउन ही कर दिया तो आई एम नॉट रिक्वायरिंग दैट हॉल, सो आई विल नॉट बी पेइंग एनी रेंट फॉर दैट। अच्छा, एडिशनल 2-3 स्टाफ मैंने रखे थे कि वो फीस की कलेक्शन करते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स 500-600 बैठते थे। नाउ आई एम नॉट इन अ नीड ऑफ दोस 2-3 एडिशनल स्टाफ तो होंगे, बट वो 2-3 जो एक्स्ट्रा चाहिए थे उस हॉल के मैनेजमेंट के लिए, फीस की कलेक्शन के लिए, अब नई रिक्वायरमेंट होगी। बट इफ आई सी आई एम गेटिंग ह्यूज फंड्स फ्रॉम दैट फेस टू फेस बैच, सो देयर आर सम रेलेवेंट कॉस्ट एंड देयर आर सम रेलेवेंट बेनिफिट्स व्हिच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो रेलेवेंट कॉस्ट को, रेलेवेंट बेनिफिट को जब हम कंपेयर करेंगे कि भाई अगर हम बंद कर देते हैं, शट डाउन ही कर देते हैं, चैप्टर क्लोज, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, सब बंद कर दिया, तो जो खर्चे, कुछ खर्चे ऐसे भी होंगे जो आपके बच जाएंगे। यू विल नॉट इनकम नाउ, यू विल नॉट पे देम, लेट इट बी मटेरियल कॉस्ट, लेट इट बी लेबर कॉस्ट, लेट इट बी वेरिएबल कॉस्ट, लेट इट बी सुपरवाइजर कॉस्ट, लेट इट बी ओवरहेड, लेट इट बी फिक्स कॉस्ट एलोकेशन, एंड नो डाउट देयर विल बी सम इनकम व्हिच यू विल नॉट बी गेटिंग नाउ। So the point is, I will compare these two and then I will take a decision that whether I should shut down it or whether it is to be continued. My dear friends, there are two proposals. दो proposals हैं. First proposal is to shut down and the second proposal is to continue. आप सब मेरे सामने बैठे हैं, मेरी कहानी को सुन रहे हैं. आज का decision number 4 is very very important. आप सब लिख रहे हैं, ऊपर लिखा आपने decision number 4 और फिर लिख रहे हैं proposal number 1 should to shut down that business, to shut down that plant, to shut down that area region, to shut down that product. पढ़ाना नहीं छोड़ा मैंने वो प्रोडक्ट को बंद कर दिया। मैंने कहा मैं इंडियन कोर्सेज को नहीं कराऊंगा। तो एक प्रोडक्ट को बंद करने की बात हो सकती है, एक डिपार्टमेंट को क्लोजर करने की बात हो सकती है, एक ऑपरेशन की बात हो सकती है, एक एरिया की बात हो सकती है। मैं कंपनी बंद नहीं कर रहा। इट कैन बी फॉर अ कंपनी ऑल्सो, इट कैन बी, मैंने कहा जी मैं पढ़ाता ही नहीं, सब कुछ बंद कर दो। बट मैंने एक ऑपरेशन को बंद किया, एक कोर्स को बंद किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट को बंद किया और बाकी चीजें चलाता रहा। गेटिंग माय पॉइंट? So I can take a decision to shut down my plant, I can take a decision to shut down my operations, I can take a decision to shut down a department, I can take a decision to shut down that product. It can be anything, कुछ भी हो सकता है। तो आप सभी बच्चे पहले लिख रहे हैं proposal number 1 to shut down and proposal number 2 to continue। तो बस क्या है, हम दोनों के रेलेवेंट की कॉस्ट को, अब यहाँ पे कोई प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट थोड़ी बनानी है, वो तो ठीक है, मैंने आपको लॉजिकली बताया दैट इट इज बेटर इफ यू प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, बट इट अगेन डिपेंड्स अपॉन डिसीजन। मेक वर्सेस बाय में भी वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, रादर वी हैव प्रिपेयर्ड अ कॉस्ट शीट। Similarly, here also I will not prepare cost profitability statement, or I will say that I will compare the relevant cost and the relevant benefit in these two decisions, in these two proposals. तो स्टेप नंबर, आप सभी ने अभी तो डिसीजन का नाम लिखा है, टू शट डाउन और टू कंटिन्यू, टू शट डाउन, टू शट डाउन और टू कंटिन्यू। बस जी बस, आओ सर, यही तो आपकी डिसीजन है, टू शट डाउन और टू कंटिन्यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मेरी कहानी को सुनेंगे, सुन तो रहे, लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे। आप सभी लिख रहे, आप सब अच्छे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने ऊपर लिखा, शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर।
जैसे आप बहुत छोटे से थे ना, तो आपको कहते थे ऑपोजिट वर्ड्स बताओ, डे नाइट, सन मून, लाइट डार्क, विपरीत आर्थक. Similarly, I will say shut down and closer and continue. These both are different. These both are opposite words. तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यही बात आपको बताने की कोशिश की. शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर. एज अ ACCA कम डिसीजन मेकर, it is to decide. Now it is to decide. You know, you are a ACCA, you are a decision maker. You have to decide that कि हम क्या करें क्या ना करें, shut down करें या continue करें. It is a decision because you have to decide out of these two proposals. And now decision can be for a particular product, for an operation. So please write on second point. Examples of shut down or continue can be for an operation, for a product. पूरा धंधा ही बंद कर देते हैं, उस धंधे में से एक प्रोडक्ट को बंद करते हैं, उस धंधे का एक डिपार्टमेंट बंद कर देते हैं. और अ बिजनेस सेगमेंट और अ ब्रांच. It can be for an operation, or it can be for a product, it can be for a product line, it can be for a business, it can be for a business segment, it can be for a branch. कुछ भी हो सकता है, सीधी सी बात. आप किसी के लिए भी क्लोज कर सकते हैं. तो अब आपको करना क्या है, थर्ड पॉइंट में ध्यान रखना है. देयर आर सम डिसीजन क्राइटेरियाज, देयर आर सम बेंचमार्क्स, देयर आर सम यार्डस्टिक्स, देयर आर सम थर्मोमीटर्स on the basis of which you will decide that whether it is to be closed or not. But it is very simple. The name of this chapter is relevant costing, and we have discussed so many number of times. I will be comparing the relevant cost with the relevant revenue. Now the point is, which are the costs which are to be taken into account as relevant? What are the quantifiable cost? What I mean by non quantifiable cost? क्योंकि कई बार आप बंद कर देते हो ना, तो बड़े सारे नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स, नॉन क्वांटिफाइबल फैक्टर्स भी आपको बियर करने पड़ते हैं. तो ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं डिसीजन क्राइटेरियाज में, बिकॉज आई हैव टू टेक अ डिसीजन एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. आई हैव टू डिसाइड, सो आई विल बी कंपेयरिंग द रेलेवेंट कॉस्ट विद द रेलेवेंट रेवेन्यू. व्हेन आई से रेलेवेंट कॉस्ट, इट मीन्स of it can be for a existing product, the product which I am going, you know, the product, the operation, the department, the branch for which I am taking a decision, उसकी relevant cost कि भाई अगर हम चलाते रहते और बंद कर देते तो क्या खर्चा, क्या आमदनी, क्या होगा. कुछ कुछ होता है, that कुछ होता है is relevant cost or relevant revenue. The firm should shut down. Another point is, if I just take a scenario that if relevant cost is more than that, kharcha is more than amdani, you know, if the relevant cost is more than relevant revenue, it is better to shut down. And if the relevant cost is less than relevant revenue, it is better not to shut down, to continue that. So if I take a scenario that if relevant cost is greater than relevant revenue, it is better to shut down. तो मैंने वहाँ पे ये लिखा है, the firm should shut down that production department, production line, business segment, branch, etc. 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 रेलेवेंट कॉस्ट. सवाल ये आता है कि पूरी कहानी इस समय इस पॉइंट पे आ चुकी है कि अगर आप शट डाउन या कंटिन्यू करें तो उसमें रेलेवेंट कॉस्ट क्या क्या हो सकती है. वैसे आपको मालूम है व्हाट आई मीन बाय रेलेवेंट कॉस्ट, बट सवाल ये आता है कि रेलेवेंट कॉस्ट स्पेसिफिकली फॉर दिस डिसीजन दैट इज शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू, उसका मीनिंग क्या होगा. बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप रेलेवेंट कॉस्ट देखेंगे फॉर शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू डिसीजन, तो सबसे पहली बात होगी कि अगर आप शट डाउन कर देते हैं तो जो वेरिएबल कॉस्ट आप पहले खर्च कर रहे थे अब नहीं करेंगे. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर सम स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. Now that will also be not be incurred. I repeat, you know, there are two types of cost. If I say that those fixed costs which are common, मैं तो कहता हूँ जी एक कुछ ऐसी फिक्स कॉस्ट होती है जो कॉमन होती है, ये बंद करें या ना करें फिर भी करना पड़ेगा. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. मैंने जब उस क्लासेस की बात की तो ऑफिस भी था और एक हॉल भी था. अच्छा, मैं क्लास लूँ या नहीं लूँ, ऑफिस तो रहने वाला है. तो ऑफिस में जो फिक्स कॉस्ट है वो मैं CS के लेक्चर्स, CA के लेक्चर्स, इंडियन कोर्सेज के लेक्चर्स बंद करूँ या नहीं करूँ, इसमें ऑफिस रेंट फिर भी देना पड़ेगा मुझे. हाँ, इफ आई डू नॉट वांट टू टेक दोज इंडियन कोर्सेज इन फेस टू फेस, आई विल नॉट बी पेइंग दैट हॉल रेंट. दैट इज कॉस्ट
which is not to be incurred now, that is relevant. But this office rent which I am paying पहले भी, अभी भी, बाद में भी, irrespective of shutdown or continue, that is not relevant. That is not relevant. So the point is, I should know what are the components which are coming under the heading of relevant cost. मुझे ये देखना है कि वो कौन से कंपोनेंट्स होंगे. मैंने 2-3 बातें लिखी हैं. आप पहले पॉइंट नंबर 4 कमर सीधी करके बैठेंगे और हेडिंग लिख रहे हैं रेलेवेंट कॉस्ट विल हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. रेलेवेंट कॉस्ट के कुछ कंपोनेंट्स होंगे. पहला कंपोनेंट आप सब लिख रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मतलब आप कॉस्ट प्रोड्यूस करने में लगा रहे थे, उस प्रोडक्ट में, उस प्रोसेस में, उस ब्रांच में, उस डिपार्टमेंट में. अगर आप उसको बंद कर देते हैं या चलाते रहते हैं तो आप जो खर्चा कर रहे थे वो खर्चा होगा. इट मीन्स इफ यू आर कंटिन्यूइंग विद दैट, you have to incur that again, that variable cost. Okay. Second is the fixed cost which is specifically incurred because of that proposal. I repeat my golden words. Fixed cost which is specifically to be incurred because of that proposal. That is also to be considered as a component under relevant cost. तो बेटे relevant cost में 3 components आएंगे. पहला component direct cost of production, that is variable cost of production. Second component avoidable fixed cost. It means that fixed cost which can be avoided, which is, or I can say which is specifically incurred for that, and the opportunity income, भाई जो कर रहा था मैं धंधा पानी, चाहे जितने भी बच्चे थे कुछ तो पैसे आ रहे थे, वो पैसे आने भी बंद हो जाएंगे, तो वो भी तो कॉस्ट हुई एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि मैं जब उसको कर ही नहीं रहा तो उससे जो पैसे आ रहे थे. अभी आप लिख लेंगे, मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आपको लॉजिकली सब समझ आएगा. आप पहले ऊपर लिखेंगे जी, पॉइंट नंबर 4 सब बच्चे लिख रहे हैं. रेलेवेंट कॉस्ट विल हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. द फर्स्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट. द सेकंड इज अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट. The third is the opportunity income from other products due to discontinuation of this product. 3 तरह के components मैंने relevant cost में डाले. relevant revenue क्या होगा? If I want to take a shutdown versus continuity season, तो relevant revenue will have the following components: loss, contribution, margin due to discontinuance. मतलब आप जब ये नहीं करेंगे तो आपको जो पैसे मिल रहे थे, you are getting something from that selling that product or from doing that operations, now you will not be getting that. That is a loss, that is a revenue. So I will be मोटा-मोटी I will be considering that. बट आपके कैपलॉन में BBB में बड़ा प्यारा लिखा हुआ है. मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको बड़ी सारी बातें समझ आएंगी. शट डाउन डिसीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. दिस इज डिसीजन नंबर 4. टोटल 6 है बेटे. इसके बाद हम एक और करेंगे स्पेशल ऑर्डर की, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग की. शट डाउन डिसीजंस. पार्ट ऑफ अ बिजनेस, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट में अपीयर टू बी अनप्रॉफिटेबल. इट कैन बी पॉसिबल. आपने सुना है कोडाक कैमरास, आपने सुना नोकिया की फोन्स होते थे, आपने सुना ओनिडा का टीवी होता था. आज कहाँ है? सब बंद हो गया यार, बिकॉज दे आर नॉट प्रॉफिटेबल. इतनी सारी कंपनीज ने अपने बड़े सारे धंधे, कुछ कंपनीज ही बंद हो गई, खत्म हो गई. किंगफिशर एयरलाइंस खत्म हो गई, सत्यम कंप्यूटर्स खत्म, एनरॉन खत्म, जनरल मोटर्स भी खत्म होने वाली है. दे विल शट डाउन बिकॉज their relevant cost is more than relevant profit, relevant revenue. So it is not viable to continue with that unless and until you have non-quantifiable factors. तो यहाँ पर उन्होंने उस quantifiable factors को दिया है कि भाई quantifiable factors क्या होंगे? The loss contribution, the savings in the specific fixed cost, any this organization relevant fixed cost. ये देखिए जी, थोड़ा सा पेन आगे पीछे हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, हम अभी देख लेंगे. हम इसको देख लेते हैं. इसकी ऐसी की तैसी, ऐसे कैसे हो जाएगा? हमारे से बिना पूछे कैसे हिलेगा? लो सर. तो ये सभी कुछ अभी मैं लिखवा भी रहा हूं कि नॉन क्वांटिफाइबल फैक्टर्स क्या होंगे, क्वांटिफाइबल क्या होंगे. जब आप बंद कर देते हो तो आपकी गुडविल में, ब्रांड वैल्यू में भी डिफरेंस आता है.
दैट इज नॉन क्वांटिफाइबल फैक्टर्स। अच्छा, दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, दैट इज ऑल्सो दिस, यू नो। तो आइए थोड़ा सा हम उसको लिखेंगे, फिर हम आते हैं इसी में आएंगे, कैप्लन में आऊंगा, अभी मैंने क्वेश्चन भी कराना है। आप सब ऊपर लिख रहे हैं 6 पॉइंट, बस बेटे 5-10 मिनट की बात रह गई है। हेडिंग लिख रहे हैं क्वांटिफाइबल स्लैश नॉन क्वांटिफाइबल रेलेवेंट कैश फ्लोस, क्वांटिफाइबल स्लैश नॉन क्वांटिफाइबल रेलेवेंट कैश फ्लोस। आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएं जैसे मैंने प्रिपेयर किया है, अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। नो डाउट आपने वो लिखा है, बट बेटे ये जो स्लाइड है ना, मैंने बीबीपी और कैप्लन दोनों को मिक्स करके बनाई है। दैट इज लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एरिया दैट इज बीइंग क्लोज्ड। जो एरिया आप बंद कर देंगे उसमें से जो कंट्रीब्यूशन आ सकती थी अब नहीं आएगी। सेकेंड इज पेनल्टीज। आपको पता है कि कई बार आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स लिए होते हैं कि भाई हम ये काम इतने पीरियड तक कंप्लीट कर देंगे, जैसे लास्ट टाइम टॉर्बो सपोज कर रहे हैं, नो, फॉर बिल्डिंग दैट फ्लाईओवर, बट हम कंपनी धंधा ही बंद कर रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में वी हैव टू पे दैट पेनल्टीज। सो इट कैन बी अ नॉन क्वांटिफाइबल फैक्टर। अदर कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द क्लोजर, दैट इज कंपनसेशन, रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट एटसेट्रा। बेटे मैं एक बात आपसे फिर कहना चाहता हूं, आप नोट डाउन जरूर करें, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। आप ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं क्वांटिफाइबल स्लैश नॉन क्वांटिफाइबल रेलेवेंट कैश फ्लोस, और इसकी 2 ब्रांचेस बना रहे हैं। लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दैट एरिया इज बीइंग क्लोज्ड, अगर आप इस साइड को लिखें, पहले इस साइड को लिखेंगे, पेनल्टीज है, अदर कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्लोजर है, कंपनसेशन है, रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट है, और यहां पर देखिए क्या लिख रहे हैं, सेविंग्स ऑन फिक्स कॉस्ट। आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट इफ एनी फिक्स कॉस्ट इज स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर दैट, उसको दैट विल नॉट बी इनकर्ड, एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम दैट, तो आप लिख लें। आइए जी, मैं इन सभी बातों को एक टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन करके समझाने वाला हूं। आपको ज्यादा लॉजिकली तभी सब कुछ समझ आएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना। आइए सर, हम एक बार प्रैक्टिकल कर डालें और देखें कि क्या है। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 5 कैप्लन से करेंगे। आप सब मेरे सामने, मैं आपके सामने हूं, तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। पढ़ रहे बेटे। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द क्लोजर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑपरेशंस। तो कह रहे जो मैनेजमेंट है वो अपने एक ऑपरेशन के धंधे को बंद करना क्या सोच रही है, उसका नाम है डिपार्टमेंट 3। द फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैज सबमिटेड द फॉलोइंग रिपोर्ट। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 एंड डिपार्टमेंट 3। सेल्स 5000 यूनिट्स इसमें होते हैं, 6000 यूनिट्स इसमें होते हैं, और जो डिपार्टमेंट हम बंद करने का सोच रहे हैं डिपार्टमेंट 3, वी आर सेलिंग 2000 यूनिट्स इन डिपार्टमेंट 3। ठीक है सर। सेल्स इन डॉलर्स गिवन है, टोटल भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी गिवन है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के कंपोनेंट्स भी गिवन है, मटेरियल, लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इट मींस मटेरियल इतना लग रहा है, लेबर इतनी लग रही है, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स इतने लग रहे हैं डिपार्टमेंट 1 में, डिपार्टमेंट 2 में, डिपार्टमेंट 3 में। जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर देंगे, जो अंतर आता है उसका नाम है जी ग्रॉस प्रॉफिट। आराम से, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट, एंड व्हेन आई डिडक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, then the balancing figure is net profit, which we are all aware of. Now अगर आप डिपार्टमेंट 3 को देखें तो बेटे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है, तभी तो वो सोच रहे हैं कि उसको बंद करें या चलाते रहें। या दैट यू हैव टू डिसाइड एज अ ACCA दैट वेदर आई शुड कंटिन्यू विद दिस डिपार्टमेंट और दिस प्रोडक्ट और दिस ऑपरेशन और दिस प्रोसेस, बिकॉज आई एम इनकरिंग लॉसेस। तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट 3 की, प्रोडक्ट 3 की, ऑपरेशन 3 की, प्रोसेस 3 की रेलेवेंट कॉस्ट को चेक करेंगे और रेलेवेंट बेनिफिट को देखेंगे। देन ओनली वी कैन डिसाइड दैट व्हाट इज टू बी डन। नीचे देखिए क्या लिखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी और मुहैया करा रहे हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वो कहता है जो ऊपर प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखे हैं ना, टोटल 15000 के हैं। बिल्कुल बढ़िया बात है, ये देखो ये टोटल 15000 ही है। वो कहता है ये जो 15000 है हैव बीन अपोर्शन टू the 3
डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स सेल्स वॉल्यूम। वो कहता है ये वो जो ऊपर हमने खर्चा डाला ना प्रोडक्शन ओवरहेड्स का 15,000 का, वो हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वॉल्यूम कि कितना कितना यूनिट्स कितने कितने बेच रहे हैं, उसके हिसाब से हमने अब्जॉर्ब कर दिया था। ठीक है। एक्सपेंसेस आर हेड ऑफिस ओवरहेड्स। क्या मीनिंग है कि भाई हेड ऑफिस के खर्चे हैं जो एक्सपेंसेस में हमने डाल रहे हैं। जैसे ये एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस हमने किए, दीज आर द एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस हैं 40,000 के। अब इसका मतलब है आप प्रोडक्शन 3 या प्रोडक्ट 3 या ऑपरेशन 3 कंटिन्यू करें या ना करें, स्टिल these expenses, head office expenses, are not specifically incurred for product number 3, so it is irrelevant. Head office expenses are irrelevant. They have to be incurred whether I continue with department 3, process 3, product 3 or not. वो तो होंगे, होते ही रहेंगे, पहले भी, ना भूतो ना भविष्यति, होंगे वर्तमान काल में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, पास्ट में भी। ओके। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिकॉज यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कम ACCA, you further decide that on a cost driver basis 50% of the production overheads can be directly traced to the department। वो कहते हैं जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ना 15,000 के, उसमें से आधे तो हम उस प्रोडक्ट के से डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, है ना। इट मीन्स प्रोडक्ट 1, 2, 3 ABC जो भी आप बना रहे हो, उसमें हम 50% तो हमने उनके हिसाब से डाले हैं जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हैं, जो उनकी वजह से ही हुए हैं। $7,500 is specifically incurred for those 3 departments and so could be allocated on the basis of 2:1। मतलब वो जो हमने खर्चे डाले, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डिपार्टमेंट नंबर 3 क्लोज करते हो तो वो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स के, वो फिर बंद, वो सेव हो सकते हैं बिकॉज दे आर स्पेसिफिकली इनकर्ड डायरेक्टली, दे आर एट्रीब्यूटेबल टू डिपार्टमेंट 3। नाउ इफ डिपार्टमेंट 3 इज क्लोज, देयर इज नो नीड टू इनकर दैट। ठीक है सर। सिमिलरली 60% ऑफ द एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड 3:2। वो कहते हैं जी 60% खर्चे एक्सपेंसेस के ऐसे हैं विच कैन बी एलोकेटेड with the remainder not being possible to allocate। इसका मतलब खर्चे भी जो 40,000 रुपए के हैं, है ना, out of that 60%, if I say 60%, that comes to 24,000। so 24,000 rupees और $24,000 के ऐसे एक्सपेंस हैं which are specifically incurred for department 1, 2, 3। तो अगर आप डिपार्टमेंट 3 बंद कर देंगे तो ये भी नहीं होंगे। ठीक है सर। रीस्टेट द फाइनेंशियल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन। वो कहता है जी दोबारा से बनाओ फाइनेंशियल पोजीशन, ऊपर की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट दोबारा से प्रिपेयर करो एंड गिव ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिगर्स मेक अ क्लियर रिकमेंडेशन एंड देन यू हैव टू डिसाइड दैट वेदर इट इज टू बी क्लोज और नॉट। आराम से देखिए, क्वेश्चन पढ़कर आपको ज़्यादा पता चलता है, आप क्वेश्चन की लेंथ देखकर मत घबराना। F5 इसीलिए जनरली बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता बिकॉज वो टेंशन में आ जाते हैं। नो टेंशन, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 आराम से आप देख रहे हैं एंड देयर आर सो मेनी पॉइंट्स विच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट एंड देन वी विल प्रोसीड। आप एक बार दोबारा से पढ़ना चाहें पढ़ लें। मैं इस समय आपके लिए आपके सामने आप अपनी हैंड रिटन स्लाइड में आ जाऊंगा। लो जी, सब बच्चे एक एक बात को लिखेंगे। मैंने बड़ा ब्यूटीफुली इसको समझाने की कोशिश की है। मैंने लिखा जी क्लोजर or shut down or continue of department 3. Now we have to decide that whether department 3 is to be closed or not. So for that I have written production overheads, let it be 15,000. It is already given to you that $15,000 are the production overheads, and it is already given to you that 50% can be allocated and 50% are not allocated. They are not incurred for those departments, they are just allocated. इट मीन्स आप वो डिपार्टमेंट बंद करें या चलाते रहें तब भी ये 7500 तो होंगे ही। तो इट इज इररेलेवेंट। बड़ी सिंपल सी बात है। रेलेवेंट क्या है ये? अच्छा, उस रेलेवेंट में भी जो डिपार्टमेंट 3 के लिए है वो कहते हैं जो 2:1 की रेशो है, तो $3,000 फॉर A, $3,000 फॉर B एंड $1,500 फॉर C, ये आपके लिए रेलेवेंट खर्चे हैं। इट मीन्स अगर मैं डिपार्टमेंट 3 बंद कर देता हूं तो ये जो $1,500 के एक्सपेंसेस हैं विच आर स्पेसिफिकली फॉर डिपार्टमेंट नंबर 3, ये बच जाएंगे अगर मैं डिपार्टमेंट 3 बंद करता हूं।
ठीक है, अभी हम खाली पहले वर्किंग नोट बनाकर बात को समझ रहे हैं। देखिए आंसर निकालना एक अलग बात है यार, क्वेश्चन हाउ टू रीड दैट, हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, व्हाट आर द लॉजिक्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आइए सर नेक्स्ट में मैं आ गया आपके सामने एक्सपेंसेस। उन्होंने कहा था जी एक्सपेंसेस में भी 60% एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आप एलोकेट कर सकते हो, जो आप डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कर सकते हो उन्हीं पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या डिपार्टमेंट्स के लिए। इसका मतलब 40% ऐसे खर्चे हैं जो आपके बस की बात नहीं है। इट मीन्स दोज आर इररेलेवेंट एंड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आई विल बी ओनली कंसिडरिंग रेलेवेंट। तो मैंने क्या किया 60% लिया, 24,000 आ गया, बट मुझे तो डिपार्टमेंट 3 की बात करनी है और उन्होंने कहा जी ये 24,000 3:2 की रेशो में डिवाइडेड है, तो मैंने उसको 3:2 की रेशो में कर दिया। और ये देखिए जी $6,000 की कॉस्ट आ गई। इसका मतलब $6,000 इज बीइंग स्पेसिफिकली फॉर दैट डिपार्टमेंट। तो अगर मैं डिपार्टमेंट 3 बंद कर देता हूं तो ये बच जाएंगे। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। मैं आ गया जी आगे। बेटे आप लिख रहे हो, कैपलॉन ने बीबीबी ने इस तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है जी, चलिए सर डायरेक्ट लेबर। अच्छा डायरेक्ट लेबर का भी पॉइंट था, शायद मैंने पढ़ा नहीं, आपको डायरेक्ट लेबर भी थोड़ा सा बता दूं तो फिर हम उसको पढ़ लेते हैं। ये रहा जी 60%, अच्छा 80% ऑफ सो कॉल्ड डायरेक्ट लेबर इज फिक्स्ड। तो कहते हैं जो डायरेक्ट लेबर है ना हमें फिक्स्ड ही देनी है, ये प्रोडक्शन के ऊपर नहीं है, मतलब ये फिक्स्ड है, देनी पड़ेगी आपको। आप प्रोडक्ट 3 बंद करें चलाएं कोई मतलब ही नहीं है, 80% फिर भी देना पड़ेगा। कैन नॉट बी रेडिली एलोकेटेड, द रिमेनिंग 20% इज वेरिएबल एंड कैन बी बेटर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वॉल्यूम। इसका मतलब डायरेक्ट लेबर में से 20% पार्ट कैन बी सेव्ड इफ डिपार्टमेंट 3 इज नॉट कंटिन्यूड। ये बात लिखी है। तो डायरेक्ट लेबर है 63,000, इसके अगर ब्रांचेस बनाएं तो ये वेरिएबल है $12,600 और फिक्स्ड है 50,400। वेरिएबल 12,600 में से अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें 5:6:2, बिकॉज वो कह रहा है सेल्स वॉल्यूम, तो सेल्स वॉल्यूम की रेशो आती है 5:6:2, आप चेक कर लीजिए। और डिपार्टमेंट 3 के हिस्से में आएगा 1938। मैंने कैलकुलेटर से किया बेटे, वो बात अलग है, आप कैलकुलेटर से करते नहीं, आप तो मोबाइल फोन के कैलकुलेटर से करते हो, आप बेवकूफ हो, मैं क्या करूं। इट मीन्स 1938 बी जो दैट इज अ डायरेक्ट लेबर दैट कैन ऑल्सो बी सेव्ड इफ आई क्लोज माई डिपार्टमेंट नंबर 3। नाउ आई विल बी प्रिपेयरिंग अ न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं अब नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा और उसके बेसिस में कंप्लीट करूंगा। तो मैं आपको लेके जा रहा हूं सीधा कैपलॉन की तरफ, और आप सभी मेरे साथ कैपलॉन में आ चुके हैं। बेटे हम कर रहे हैं इस समय टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं सीधा आंसर्स में आ रहा हूं। आंसर्स में अगर आप देखें तो आंसर्स में टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अगर आप देखें तो बेटे बड़ा प्यारा सा अच्छा सा आंसर है। आइए हम सब ध्यान से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। मैंने वैसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपको, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आप चेक करिए जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रीस्टेट द फिगर्स सो दैट दे प्रेजेंट द सिचुएशन इन ट्रू लाइट। ओनली रेलेवेंट कैश फ्लोज शुड बी कंसिडर्ड, जिसमें हमारा कंट्रोल है। दे विल एनेबल ईच डिपार्टमेंट टू बी रेडली इवेल्युएटेड। दिस डिपार्टमेंट ए फर्स्ट है जी, सेकंड है जी, थर्ड है जी, टोटल है जी, सेल्स है जी, फिर सेल्स वैल्यू है जी, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये डायरेक्ट मटेरियल है। अब देखिए डायरेक्ट लेबर कितनी है, डायरेक्ट ये कितना है, इसके नोट 1 नोट 2 नोट 3 उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। मैंने वही आपको अभी एक्सप्लेन किया कि डायरेक्ट लेबर अगर आप देखें तो नोट 1 में आपको लिखा हुआ है कि दैट ओनली 1939 इज टू बी इनकर्ड, बिकॉज बाकी तो खर्चे होंगे ही। तो मैं स्पेसिफिकली ये देख रहा हूँ कि ऐसा स्पेसिफिकली फॉर डिपार्टमेंट 3 रेवेन्यू कितना है, that is relevant revenue, and specifically the cost for department 3, that is relevant cost for department 3, and similarly
प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर डिपार्टमेंट 3 स्पेसिफिकली एंड एक्सपेंसेस फॉर 6,000, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है. देन आई हैव कैलकुलेटेड कंट्रीब्यूशन एज 4561. अब जो लेबर कॉस्ट में मेरा कंट्रोल नहीं है, जो ओवरहेड कॉस्ट में कंट्रोल नहीं है, जो एक्सपेंसेस में कंट्रोल नहीं है, वो मैंने नीचे लिख दिए. एंड लास्ट फिगर वी हैव सीन इज दैट इज नेम्ड एज प्रॉफिट. लो जी, आराम से बेटे, आराम से, दिस फिगर इज प्रॉफिट. अब डिसीजन क्या होगी, ये देखिए, ये जो इन्होंने इतनी बड़ी कहानी लिखी है, मैंने वो आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया. कंक्लूजन आप पढ़ लेना, मोटा मोटी आपको बात समझ आ चुकी है. इट मीन्स वी विल सी दैट, मेरे को ऐसा लगता है कि कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव है 4561. अगर आप प्रोडक्ट 3 क्लोज कर देते हैं तो आपको ये कंट्रीब्यूशन होनी भी बंद हो जाएगी और आपका लॉस बढ़ जाएगा. इट इज बेटर टू कंटिन्यू विद प्रोडक्ट नंबर डिपार्टमेंट नंबर 3. इट इज नॉट अ वाइजेबल डिसीजन टू शट डाउन विद डिपार्टमेंट नंबर 3. रेस्ट यू कैन रीड. वी विल बी मीटिंग इन लेक्चर नंबर, आज का ये जो लेक्चर है बेटे बड़ा ही प्यारा सा था. 9th लेक्चर में मैं आपके साथ मिलूंगा और 9th लेक्चर में आपके साथ मैं नई डिसीजन करने वाला हूँ. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.